हमारी बागडोर किसके हाथ में आ गई? महारानी। और इसको हम कहते हैं क्राउन का शासन। क्राउन मतलब होता है ताज, क्राउन का शासन है ये। महारानी जिसके सिर पे ताज रखा है, और उस ताज का वो हीरा भी हमारा ही है। कौन सा? कोहिनूर हीरा, जो यहाँ से कभी 1739 में नादिर शाह छीन के ले गया महारानी ब्रिटेन के पास, आज तक वही हैं। पूरी दुनिया जानती है कि कोहिनूर तेलंगाना की खदान से निकला था, लेकिन कोई वापस नहीं देगा और नहीं कोई मांगने की हिम्मत करता। चलिए, महारानी का शासन शुरू हुआ और 1858 में इन्होंने कानूनन भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार यानी अब भारत की सरकार जो है वो महारानी की मर्जी से चलेगी। अधिनियम होता है एक तरह का कानून, ठीक है। और इसके तहत सब कुछ अब हमारा इंडियन जितनी भी चीजें हैं इन सब पर, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया पे राज चलेगा। महारानी ने कहा भाई देखो, एक तो है मेरे अंडर जिसको नाम दिया जाएगा ब्रिटिश भारत, क्योंकि भाई हमारा है वो ब्रिटिश भारत, भारत का कहीं नाम नहीं है, ये ब्रिटिश भारत है। दूसरा, जिन लोगों ने 57 की क्रांति में महारानी का साथ यानी कंपनी के विरोध में नहीं आए, जिनमें होलकर थे, सिंधिया थे, निजाम थे, बहुत सारे देसी राजा, सबका नाम नहीं लिया जाता, कुछ है ये, इन सबको कहा कि चलो तुम्हें हम लोग, तुमने बड़ा अच्छा किया भाई, इन इंडियंस का साथ नहीं दिया तो तुम लोग एक काम करो, तुम अपनी रियासतों को ऐसे का ऐसा चलाते रहो, तुम राजा हो। तो देसी रियासतें ये एज इट इज चलती रही, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। महारानी ब्रिटेन ने कहा भाई देखो, हेड मैं हूं, लेकिन तुम अपनी रियासतें चलाते रहो, तुम यहाँ के मुखिया हो, बस हमें चुपचाप टैक्स देते रहना, टैक्स में आना का नहीं कि तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। अब ये कहने को तो राजा हैं, रजवाड़े हैं ये पूरे इलाके इनके, लेकिन ये सब गुलाम हैं। रियलिटी में देखो ना तो ये गुलाम है महारानी के, उनके सामने इनको सर झुकाना है, उनकी आओ भगत रखनी है, अंग्रेजों के तलवे चाटने हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, और ऐसे इनकी प्रजा है, उनको मन में भी आ रहा तब भी राजा के डर से बोल नहीं सकते। तो ये हालत थी। आपने अगर मणिकर्णिका मूवी देखी होगी तो जो झांसी में जब देखो अंग्रेज गए थे तो मणिकर्णिका जो उसके हस्बैंड थे वो और सारे जितने लोग झुका लिया, लेकिन मणिकर्णिका का जो इन्होंने पोर्ट्रे किया झांसी की रानी का, वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते थे, उसने कहा आंखें नीची, तो उसने आंखें नीची नहीं की। यानी उस टाइम में जो देसी रियासत के राजा थे ना, ये डरपोक थे, महाडरपोक, और इन लोगों ने अपना मालिक मान लिया था ये महारानी ब्रिटेन को। और अब ये कहने के राजा हैं, बस प्रजा के सामने ये शेर हैं, बाकी इनकी हालत ये मान लो कुत्ते से भी खराब थी, महारानी के सामने इनकी आवाज नहीं निकलती थी। तो ये था भारत। अब ये दो तरह का भारत, सिर्फ यहाँ लिखा हुआ उसके भी ऊपर लिखा ब्रिटिश, यानी इंडिया नहीं था। अब ये पूरी तरह से गुलाम था महारानी का, देसी राजाओं का, और ये राजा खुद किसके गुलाम थे? महारानी ब्रिटेन के, ठीक है। ये था भारत। 1858 में 57 की क्रांति को हमारे लीडर्स ने एनालाइज किया कि क्यों हम हारे, क्या दिक्कत हुई कि इतने 1 लाख अंग्रेज लाख थे। हमारे यहाँ आजादी के टाइम पे भी हम 40 करोड़ थे, तो आजादी से कुछ पहले हम 10-20 करोड़ लोग, हम मिनिमम माने हम 10 करोड़, मिनिमम 10 करोड़ लोगों पे 1 लाख 2 लाख लोग कैसे हावी हो सकते हैं? अगर सोचो वैसे हाथापाई भी करें तो 10 करोड़ के सामने तो 1 लाख वैसे भी नहीं टिक सकता, लेकिन ये हम पे राज कर रहे हैं। कारण हमारी बुद्धि की कमी, हमें एकता की कमी, हमें यूनिटी की कमी, हमारा कोई ताकतवर लीडर ना होना, कोई संगठन ना होना, तभी तो ये राज कर पाए। चलिए, और हमारे लोग दगाबाज से, बहुत सारे गद्दार थे इंडिया में, इसलिए इनकी इतनी हिम्मत थी। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारी कमियां थी ना, उन कमियों के ऊपर काम किया गया। क्या कमी रही मैंने बता दिया। अब ये फील किया गया ये तो कमी तो बहुत खराब है और ये तो नुकसान करेगी। ऐसा थोड़ी कि सारे अच्छे लोग मर गए, आज भी समाज में अच्छे लोग हैं तभी समाज चल रहा है। कुछ हो सकता है घटिया मूर्ख हो, लेकिन अच्छे लोग तब भी थे, आज भी और सदा रहेंगे जब तक ये धरती है। ये अच्छाई पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। तो कमी को एनालाइज किया और देखा कि हमारी कमी है, हमें एकता नहीं है, हम लोगों की कमी है, हम लोगों का कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी बात सुनी जाए। भीड़ की बात कोई नहीं सुनता, भीड़ में से एक लीडर होता है जिसकी बात सुने, सबकी बात नहीं सुनते। तो एकता और संगठन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अपने इंडिया के बिहाफ पर, एक अंग्रेज ने मदद की हमारी, A.O. ह्यूम, ब्रिटेन का ही हिस्सा मिला के यूके का पार्ट बनता है। तो स्कॉटलैंड का एक रिटायर्ड IAS अधिकारी है उस टाइम पे, जो सिविल सर्वेंट था, जिसका नाम है ऑक्टेव ह्यूम, ऑक्टेव ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम ये रिटायर्ड है, ये सिविल सर्वेंट रहा है, अब ये रिटायर्ड है सिविल सर्वेंट। तो इसने कहा कि भाई तुम लोग जो हो ना, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है कि तुम्हारे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जैसे तुम्हें तो उसकी बात मान के हमारे बड़े बड़े लीडर्स ने एक संगठन के ऊपर काम किया, और ये बड़ा संगठन कालांतर में जाके ही क्या कहलाया? कांग्रेस। तो कांग्रेस का जो बीज पड़ा ना, जो शुरुआत हुई, वो A.O. ह्यूम ने, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने किया। और इसने जो हमें कहा कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम बदल के कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। तो कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? पहले INU एक संस्था थी, इसी को नाम चेंज करके, ऐसा मत सोचना कि इससे पहले इंडिया ने कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया हमने, छुटपुट ढेरों संगठन बनाए। ये बहुत सारे छोटे छोटे पड़ाव आते 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 फाइनली एक बड़ी संस्था सामने आई, जिसका की नाम दिया बाद में इंडियन नेशनल यूनियन का ही नाम इंडियन
है नेशनल। तो यहाँ पे कहा कि ठीक है इस तरह से करते हैं, एक संगठन बनाते हैं और इस संगठन की ना हर साल बैठक करेंगे, ये डिसीजन लेंगे यहाँ बैठ के कि भाई हमें देश की आजादी के लिए क्या करना चाहिए, क्या अंग्रेज सरकार ठीक है गलत है, हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, हमारे क्या अधिकार होने चाहिए, मतलब एक तरह से भाई हम क्या कुछ करें बेहतर अपने देश के लिए, ये डिसीजन लेंगी बैठकों में। कौन आए इसमें आएंगे, शुरुआत करेंगे कुछ लोगों के साथ। तो शुरुआत की गई, 72 लोग इसमें पहुंचे, देश के अलग अलग हिस्सों से 72 लोग गए, हरियाणा पंजाब से भी गए, यूपी से, राजस्थान से, जहां जहां से पता चला भाई एक बैठक शुरू होने वाली है, एक ऐसा संगठन बनेगा जो पूरे देश के स्तर पे काम करे, क्योंकि अब तक हमारे देश में देश के स्तर पे कुछ नहीं था, क्रांति भी देश के स्तर पे नहीं थी, वो भी कहीं कहीं भूले भटके स्टार्ट हुई। तो कहा ठीक है हम मेंबर बनेंगे। 72 लोग पहुंच गए और ये बैठक रखी गई बंबई में एक स्कूल था, कॉलेज था, कुछ भी कह लो, महाविद्यालय कहते हैं, उसका नाम था गोकुलदास तेजपाल। तो आदमियों के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ एक हॉल था बड़ा सा, उसको खोल दिया गया और वहां कहा कि ठीक है भाई यहाँ बैठक रखेंगे। पूरे देश के कोने कोने से 72 सदस्य इसमें शामिल हुए और यहाँ 72 सदस्यों में ये कहा गया कि हर साल बैठक करेंगे और हर आदमी, 72 है ना हम, हर आदमी जाके 10-10, 20-20 लोगों को अपने साथ जोड़ेगा, हमारा क्या टारगेट है, क्या हमारा लक्ष्य है देश के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, वो बताएगा। और इस तरह करके हम धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाते जाएंगे। आज 72 है, अगले साल कुछ और आएंगे, फिर कुछ और, फाइनली ये संगठन इतना बड़ा होगा कि सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। जैसे आज आप बेरोजगार हैं, कितनी बड़ी आबादी बेरोजगार है, लेकिन आपकी सरकार अभी सुनेगी नहीं, क्योंकि आपका कोई संगठन नहीं है, आपका कोई एक लीडर नहीं है, आपका कोई एक मंच नहीं है। सरकार को ये तो समझ में आ गया कि बेरोजगार अगर इकट्ठे हैं तो वो नुकसान करें के लिए आप एक भीड़ है और भीड़ को दबाना बेहद आसान होता है। चलिए फिर क्या हुआ, 72 सदस्य थे, ये कहा कि भाई मीटिंग शुरू करते हैं तो अपना एक हेड बनाते हैं, हर साल एक को हेड बनाएंगे। तो यहाँ पे WC बनर्जी, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको बना, बनर्जी समझे ना, ये बंगाली, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी महाविद्यालय, 72 सदस्य हैं बंबई के इस कॉलेज में, और यहाँ पर WC बनर्जी को अध्यक्ष बना लिया, यानी 71 लोगों का हेड बना दिया WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को। यहाँ दादा भाई नौरोजी भी हैं जो बहुत एक्सपीरियंस और बहुत तेज दिमाग हैं, दादा भाई भी हैं, लेकिन अध्यक्ष वो नहीं बने, वो अगले में अध्यक्ष बनेंगे। तो जब ये पेपर में आएगा ये कहाँ पे हुआ, कितने मेंबर, अध्यक्ष कौन, जब ये सब चल रहा था तो उस टाइम देश में वायसराय कौन था, अंग्रेजों का वायसराय कौन था, मुखिया कौन था, तो उस टाइम का वायसराय अगर पूछे, वायसराय, अब आप जानते हैं ना वायसराय 1857 के बाद बनने लग गए। कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, क्रांति उसी के टाइम में हुई। इस टाइम पे वायसराय यानी 1885 का वायसराय था लॉर्ड, अब इन सबके नाम में हम लॉर्ड लिखते हैं। मैंने अपने लिए याद किया था, डफर की संस्था बना दी। डफर्स मतलब डफर्स होता है निकम्मे, नालायक, लेकिन वैसे ही याद कर लिया कि डफर्स की संस्था बनी, डफरिन के टाइम में बनी इंडिया में कांग्रेस, और कांग्रेस का विचार दिया था A.O. ह्यूम ने, ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था उनका, A.O. ह्यूम, स्कॉटलैंड के अध्यक्ष बने। ठीक है, ये वन लाइन में डाटा पूछ लेते हैं, इसलिए सब कुछ बता रही हूँ। अब इन लोगों ने प्रण लिया भाई हम अपने साथ लोगों को जोड़ेंगे। देखो सबसे बड़ी चीज होती है जनता, ताकत जो है ना वो जनता है। 72 आदमियों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे उसमें कोई बड़ा लीडर हो, लेकिन अगर जनता उनके साथ है, हजारों लाखों लोगों का समर्थन उनके साथ है, तो ये बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। फिर इनकी में यानी लास्ट आ गया 28 दिसंबर 1885। इन्होंने कहा अगले साल बैठक रखेंगे, लेकिन तब तक हमें सब लोगों को, कार्यकर्ता जितने हो सके जोड़ो। और अगले साल देखो परिणाम, 1886 में जब दोबारा बैठक हुई तो इनके पास 436 मेंबर थे। ठीक है, लगा लो लगभग 450 लोग बहुत होते हैं, पहले 72 थे, अब 400 से ज्यादा इन्होंने बना लिए। ये कहीं कहीं डाटा हो सकता है अलग भी मिल जाए, 437 भी लिखा है, कहीं कहीं पे 546 भी लिखा है, तो एग्जैक्टली ये तो नहीं पूछेंगे, पहले के पूछ लेंगे। लेकिन देखो इन्होंने काम किया, इससे कंफर्म हो गया। आप ध्यान से सुनते चलना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी इसी से जुड़ी। इसकी स्टार्टिंग की 4 बैठकें बहुत काम की है, 1885, 86, 87 और 88, चारों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये चारों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी बैठक के एक तो स्थान पूछ लेते हैं, और एक क्या कुछ खास हुआ इन 4 सालों में लगातार में। फिर बाद में तो ये एक हैबिट बन गई, हर साल बैठक बुलानी है, काम करना है। ठीक है, जो ये मैंने BCMA लिखा है ना, ये जगह है। जो पहली बैठक हुई वो कहाँ हुई है, बंबई में। ठीक है, जो दूसरी बैठक हुई है ये कलकत्ता में हुई है, M से क्या बनेगा, मद्रास, मुंबई मत याद कर लेना। और चौथी बैठक हुई है इलाहाबाद में, इलाहाबाद जिसको आज आप प्रयागराज कहते हैं,
इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, चलिए अब क्या क्या खास हुआ इन 4 बैठकों में वो भी इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक के अध्यक्ष तो आप जानते हैं, WC बनर्जी जी। पेपर में आने वाली सारी चीजें यहीं बता देती हूँ, बार बार नहीं बताई जाएंगी, अब ध्यान से सुनना। पहले उसको करके फिर वापस उस पेज पे चलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी हस्ती जिनका नाम है दादा भाई नारोजी। कौन है दादा भाई? दादा भाई इंडिया में रहते हैं और ये पारसी धर्म को मानते हैं। पारसी, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये पारसी धर्म को मानते हैं। पारसी जानते हो ना, हमारे यहाँ माइनॉरिटी है, बहुत कम लोग हैं पारसी, बहुत कम आबादी का हिस्सा पारसी है। लेकिन देखो कितने प्रॉपर इनको कहते हैं इंडियन। हिंदू क्या काम करेंगे, क्या मुसलमान करेंगे, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। इन्होंने कहा भाई मेरा देश है और इस देश में जो मुझे गड़बड़ लग रही है मैं वो जनता तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जनता अनपढ़ थी, ये खूब पढ़े लिखे थे, तेज दिमाग थे, बहुत बड़े लीडर थे। पर उस टाइम पे ना यूट्यूब था फेमस करने के लिए, ना फेसबुक था, अखबार जनता पढ़ती नहीं थी, तो इनके बारे में बहुत बाद में लोगों को ज्यादा पता चला। खैर दादा ने अपना काम पूरा। फर्स्ट इंडियन है, इनसे तुम्हें अंदाजा होगा ये क्या हस्ती थे। फर्स्ट इंडियन जिसको अंग्रेजों ने अपने हाउस ऑफ कॉमन्स, ये अंग्रेजों की लोकसभा है, कॉमन मतलब आम आदमी, जिसको हम कहते हैं ना आम लोगों की सभा लोकसभा, तो ये अंग्रेजों की लोकसभा है, हमारी लोकसभा इनकी हाउस ऑफ कॉमन्स, इसमें बैठाया। तुम खुद सोचो, दादा के कॉमन्स तक पहुंचे, यानी अंग्रेजों के देश में जाके उनकी लोकसभा में बैठने का जिनको गौरव प्राप्त हुआ, तो वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, ये जीत के वहां पहुंचे थे। ठीक है, दूसरी बात, इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट इंडियन है। सेकंड पॉइंट में ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय की, कितनी आपके देश की नेशनल इनकम है, एक होती है आपके घर की इनकम और एक होती है आपके देश की इनकम, नेशनल इनकम। इसका पहली बार, इससे पहले किसी को मतलब ही नहीं कि क्या देश की आय है, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की। और कब की देखो, 1867 में, कितना पुराना था, तो कांग्रेस बनी भी नहीं थी। क्रांति के 10 साल बाद इन्होंने अपने देश की राष्ट्रीय आय गिनती कि इस देश में टोटल नेशनल इनकम कितनी है, और तब कहते हैं 20 रुपए निकली थी, 20 रुपए देश की, मतलब पर हेड पड़ेगी ये। तो उस टाइम पे भी ये बड़ी बात थी, इंडिया बहुत अमीर था, इंडिया कोई गरीब नहीं था, लेकिन ये नेशनल इनकम लगातार फिर घटी अंग्रेजों के दौर में, तब 20 रुपए वैल्यू थी। तीसरा पॉइंट इनका, ये वो आदमी है जिसने ये फील किया कि इंडिया का सारा पैसा अंग्रेज ढोते जा रहे हैं, लगातार यहाँ से शिप्स भर भर के सोना, तुम सोचो जहाज भर के सोना जाता था, कितना सोना इन लोगों ने अपने देश में ढोया। लूट तो पहले भी थी इंडिया में, कोई नई बात नहीं थी हमारे लिए, गौरी ने भी लूटा, कितने विदेशी आए लूट के ले गए, तो क्या फर्क पड़ा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। चाहे नादिर शाह हमारा तख्ते ताउस ले गया या हमारा कोहिनूर ले गया, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इंडिया के पास बहुतायत में था, बहुत पैसा था, बहुत सोना भरा पड़ा था, सब कुछ। और हम तो ये मानते थे कि बेशक लूटे, बस हमारे लोगों को ना मारे, क्योंकि जनसंख्या हमारे यहाँ कम थी। और राजा इसलिए बहुत बार अपने लोगों को लेकर, जनता को लेकर शहर खाली, गाँव खाली कर जाते कि आएंगे हद से हद लूट लेंगे और क्या बिगड़ेगा। थी सोना हमारे लिए एक्स्ट्रा टाइप की चीज थी। तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने देखा इंडियंस तो महामूर्ख है, इनको अकल नहीं है, भर भर के यहाँ से जहाजों में लाद लाद के भेज दिया सोना अपने देश में। जो अमेरिका, ये ब्रिटेन जो इतना अमीर हुआ, इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे जैसे उपनिवेश हैं। और उनसे पूछा जाए ना सबसे बढ़िया उपनिवेश तो थे, पूरी दुनिया में उनके उपनिवेश थे, हर कॉन्टिनेंट में, लेकिन इंडिया जितना अमीर उपनिवेश किसी किसी के हाथ में आ सकता था। और यहाँ इतना सोना, इतना ज्यादा, तुम खुद सोचो, ये वही जमीन है जहां वो सोने के सिक्के थे, वो कहाँ गए इतने सोने के सिक्के। ये वही धरती है जहां वो राजा ऊपर से नीचे कितना सोने से लदे रहते थे, कितने उनके मुकुट और उनके सिंहासन, वो सब सोना, उनके जो हाथों में पहनते थे, गलों में, पूरे शरीर को लाद के रखती थी रानी महारानी, कितनी कितनी रानियां थी, वो सब सोने से लदे रहते थे। वो सोना यही होना चाहिए था ना। आज देख लो वो सोना कहीं नहीं है, कहाँ गया वो सब लूट खाया इन विदेशियों ने, यहाँ से लूट लूट के ले गए। मुगलों ने सोना लूटा नहीं, मुगलों ने सोना यहाँ पे यूज किया। जितने हमारे मध्यकाल के लोग थे ना, ये बेशक विदेशी थे, लेकिन यहाँ का सामान यहीं छोड़ दिया, ये लेके नहीं गए, इनके मकबरे भी यहीं हैं ज्यादातर के। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ दिया कुछ खास नहीं, और जो दिया भी है ना वो अपने फायदे के लिए। बैंक दिया तो अपने फायदे के लिए, रेल चलाई तो अपने फायदे के लिए, पोस्ट ऑफिस का एक्ट बनाया तो हर चीज अपने फायदे के लिए। ये हमारे लिए क्या किया, जो सिर्फ हमें फायदा पहुंचाए, ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ से भर भर के शिप के साल दोबारा आ जाएंगे, क्या बिगड़ना है, फिर कोई धंधा कर दे फिर आ जाएंगे, फिर धंधा कर दे फिर आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम थे, हमारे ऊपर कोई असर नहीं आता, कोई आए लूट। आज से थोड़ी इंडिया लूट रहा था, लेकिन इन लोगों ने हद दर्जे की बेशर्मी दिखाई और लूट के बदले में हमें कुछ नहीं दिया और लगातार लूटा इंडिया को 200 साल तक। अब्दाली आया तो एक बार में लूट के ले गया ना, हम दोबारा से रिकवर कर गए। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ बस गए और बस के लगातार ढोते रहे, तो फिर कैसे उभरेगा देश, फिर तो कंगाली आनी थी। 200 साल तक किसी देश को तुम लूटोगे तो उसके पास क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। ये तो फिर भी सोचो हम कितने अमीर थे कि इनके जाने के बाद भी हमारा कामकाज चलता रहा। और इस तरह सिर्फ नहीं, हम अमीर क्यों थे पहले, क्योंकि हम आत्मनिर्भर थे, हमें किसी की जरूरत नहीं थी, हमारे देश की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी, हम पेट भरने से
फालतू गलती थी, लेकिन अब अंग्रेजों ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। खेती हमारी खत्म कर दी, गेहूं चावल तो बिल्कुल बंद करवा दिए ना भाई। इनके लिए नील पैदा करो, इनके लिए कपास पैदा करो जो हमारे यूज का भी नहीं है उतना। इन्होंने हमारी मिट्टी बर्बाद कर दी, हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, सोना लूट के ले गए, तभी तो हम कंगाल हैं आज। इन्हीं के दिन है ये कंगाली। देखें आगे क्या हुआ। तो फर्स्ट इंडियन है, हाँ, इन्हीं से जोड़ के बात बता रही थी। इन्होंने दिखाया है, यहां लिख देती हूं मैं, पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश, समझे, इनके बिना जो हमारा देश था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी फेमस बुक है, बहुत बार एग्जाम में आता है। किसने लिखी है? पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत की गरीबी और बिना अंग्रेजों के भारत। तो बिना अंग्रेजों के भारत तो पहले भी लुटा था, लेकिन फर्क नहीं पड़ा था। अब लुटा है और दोबारा उभर नहीं पाया। आजादी के 73 साल बाद भी हम गरीब ही हैं। ये कड़वी सच्चाई है, सुन के बुरा लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन बेसिकली इंडिया एक गरीब देश है, क्योंकि यहाँ कितनी जनसंख्या है जो भूख से रोज मरती है, कितनी जनसंख्या है जिनको पढ़ने का प्रॉपर माहौल नहीं मिला हुआ, न जाने कितने लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, जो किराए के घरों में बैठे हैं, कितने किसान हैं जिनको हर साल कर्जे का बोझ इतना हो जाता है कि उनको आत्महत्या भी करनी पड़ती है। तो आप सोचो ये देश अमीर कैसे हो सकता है? अमीर तब होता है जब हर आदमी के हक में बात हो, जब हर आदमी के लाइफ में खुशियां हो। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल, और लगातार बढ़ रहा है। ये किताब लिख के जगाने की कोशिश की थी। अलग बात है कि उस टाइम पढ़ने लिखने वाले कितने थे जो इस किताब को पढ़ते, पर उस आदमी ने अपना रोल प्ले किया, वो अपने काम करके गया, ये सोच के कि यहाँ अनपढ़ है, अगर वो किताई आज देखो वो जिम्मेदारी गाई जा रही है। तो आदमी को ना जब जैसी परिस्थिति हो अपना कर्तव्य कर देना चाहिए। आपके एक आदमी से सिस्टम नहीं बदलना, वो दादा भी जानते थे, हम भी जानते हैं, सबको पता है कि 1, 10, 20 या 1000, 10,000 से काम नहीं बदलना। ये देश तब बदलेगा जब करोड़ों लोग जागृत होंगे, उसमें टाइम लगेगा। में नेशनल इनकम काउंट कर सकते हैं, जिसकी की समझ उस टाइम एक भी आदमी को शायद ना रही हो। एक को क्या बेवकूफी भरा काम कर रहे हो, लेकिन उन्होंने तो काम किया ना। उन्होंने तो किताब भी निकाली कि कुछ तो लोग पढ़ेंगे। अगर 5 भी पढ़ गए, 5 के दिमाग में तो ये बात गई। अब जो मैं और परिमल सर और बाकी टीचर्स जो बोलते हैं, तो कुछ तो दिमाग में जाता होगा किसी के में। तो लोग तो जागेंगे, तो ऐसे कुछ 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 को जगाते जगाते कभी तो देश जाग ही जाएगा। कभी ना कभी तो वो दिन आएगा ना। भगत सिंह अगर फांसी पे झूल सकते हैं, तो क्या उनको ये पता नहीं था कि उनके मरने के बाद ऐसे इजीली आजादी नहीं आएगी? और क्या उनके मरने का उस टाइम पे बहुत ज्यादा असर आया था? नहीं। ये तो भला हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जिसके कारण ये अंग्रेज इतने कमजोर पड़े कि इंडिया में इनका टिकना इनको ही मुश्किल लगने लग गया। हमने कुछ नहीं किया, उनको लगने लगा कि यार अब इतनी पावर नहीं है, 7 साल युद्ध करते करते हम हार गए, थक गए, अब हमारे बस की नहीं है कि इंडिया में हम जाके रहें और फिर इंडियन क्रांति करें और हम उनको फिर दबाएं। तो उन्होंने कहा भैया लो पकड़ो अपनी पावर। वो पावर हमें ट्रांसफर करके गए हैं। अब कम से कम पढ़े लिखे लोग तो जान जाएं, हमारे दादा दादी के लिए भारत आजाद हुआ, मेरे पेरेंट्स के लिए आजाद हुआ। बचपन में हमें भी लगता था हमने आजाद, यदि हमने नहीं पाई है। ये तो अंग्रेजों ने ट्रांसफर कर दिया पावर का, क्योंकि वो खुद उसको सहन करने के काबिल नहीं बचे थे, तो दे गए पावर हमें। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे वो यहां से भाग जाते। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता ना, तो अंग्रेज नहीं जाने थे, चाहे गांधी कितने ही चरखे काटते रहते। कोई इतना पागल नहीं होता कि सोने की चिड़िया को ऐसे छोड़ के भाग जाएगा। वो तो उनकी ताकत खत्म हो गई। पूरे वर्ल्ड में बुरा हाल मचा था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। दुनिया में मंदी का दौर देखा था, बहुत बुरा हाल। तो फिर उन्होंने कहा यार अपने देश में कम से कम चीजों को ठीक कर ले, संभाल ले, संभाल ले, कहीं से इंडिया के चक्कर में हम और बदहाल हो जाएं। अपनी चीजों को संभालने के लिए वो वापस यहां से गए थे। नहीं तो अगर सिर्फ इंडिया आजाद हुआ होता, तो तुम खुद सोचो कि बाकी जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो क्यों आजाद हो गए। अगर तुम्हें लगता है कि हम लड़के ही आजाद हो गए, तो तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी इतिहास उठा के पढ़ो। हमारे 47 में, आज गूगल पे बाद में सर्च करना, 1947 से 1950 के बीच में कितने देश आजाद हुए, इतनी लंबी लिस्ट निकलेगी। तो क्या उन सबने चरखे चलाए थे उस दौर में? नहीं। उस दौर में फ्रांसीसी, अंग्रेज और जो बाकी थे ना, ये कमजोर हो गए थे। इनकी औकात इतनी बची नहीं थी कि किसी देश में राज कर पाते, इसलिए खुद छोड़ गए अपनी मर्जी से। थे कि इंडिया इतनी जल्दी आजाद होने वाला नहीं है, लेकिन उनको लगा कि अपना रोल तो प्ले कर दूं, मैं अपना जो मेरा किरदार है उसमें जो बेस्ट डाल सकता हूं वो तो कोशिश करूं। पिक्चर फ्लॉप हो चले, ये बात की बात है, मैं अपने किरदार को बखूबी निभा दूं। वही भगत सिंह ने किया, वही राजगुरु सुखदेव या खुदीराम बोस ने किया, वही चंद्रशेखर आजाद ने किया, वही सुभाष चंद्र बोस ने किया। ये सब जानते थे कि आजादी इतनी सस्ती नहीं है कि इतनी जल्दी मिलेगी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो आजादी इजीली मिल गई अंग्रेजों की ताकत खत्म होने के कारण। चलिए, तो अपना देखो रोल इन्होंने कितना बढ़िया निभाया है। इसके अलावा तो ये 3 पॉइंट याद रखना, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने, पहली बार राष्ट्रीय आय की गिनती की, और किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने किए ये सारे काम? दादा भाई नौरोजी। तो इंपॉर्टेंट आदमी रहे होंगे, इसीलिए ये फर्स्ट में भी प्रेजेंट थे और सेकंड में को अध्यक्ष बनाया। दादा भाई नौरोजी किस धर्म के हैं? पारसी। लेकिन ये देखो ना, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी कम्युनिटी के तो 10 लोग भी नहीं है, मैं क्यों मरूं, मैं क्यों किताब लिखूं, अंग्रेजों से पंगे लूं। तो इन्होंने लोगों के लिए काम किया, अपने धर्म विशेष से ऊपर उठकर। देश में तो ज्यादा हिंदू थे ना उस टाइम, आज भी है मेजोरिटी,
लेकिन इनके मन में ये नहीं था कि हिंदू ना जागे या पारसियों का फायदा हो। इन्होंने सबको उठाने के लिए काम किया। वो अलग बात थी कि कितने लोग जाग पाए। नेक्स्ट है 1887 में मद्रास में तीसरी बार अंग्रेजों ने जब ये संस्था बनवाई ना, तो वो बहुत चालाकी से खेल खेल रहे थे, जो कि बहुत लोग समझ ही नहीं पाए। अब बड़े होकर पढ़ा तब समझ में आया कि अंग्रेजों की कितनी चालाकी थी। उन्होंने यहाँ अंग्रेज भी आते थे इसमें और बोले देखो हम भारत में काम कर रहे हैं, एक विदेशी सरकार, और हम आपका भला चाहते हैं, क्योंकि आप लोग लायक नहीं है ना, आप समझ नहीं पाएंगे आपका भला कैसे होगा। हम पढ़े लिखे हैं, हमें भगवान ने, ईश्वर ने जो है, जीसस क्राइस्ट ने इसीलिए जन्म दिया ताकि हम दुनिया का भला कर सके। अंग्रेज बोल रहे हैं ये, और कह रहे हैं तुम एक संगठन बनाओ, अपनी बातें हम तक पहुंचाओ, हम महारानी ब्रिटेन तक पहुंचाएंगे, वायसराय ब्रिटेन, इनके बीच में बातचीत होगी और वो अपना बेस्ट तुम्हारे लिए करेंगे। तो ये हमें समझाया जा रहा है कि भैया तुम कोशिश करो, ब्रिटेन महारानी तुमसे खुश होकर तुम्हारे लिए काम करेंगी। तो इस तीसरे में इन्होंने ये भी समझाया, देखो हमारे सामने, कि अरे तुम तो हिंदू मुसलमान हो, बहुत अच्छी बात है, इकट्ठे रहो, सब धर्म एक है। वैसे तो चाहते थे कि इनका धर्म आगे बढ़े, ईसाई धर्म, लेकिन हमें अभी शुरुआत में कह रहे हैं तुम सब बराबर हो हमारे लिए, हिंदू मुसलमान। तो बड़ी चालाकी से तीसरे वाले में हम सबके मन में डाला कि हम सब एक है, हिंदू मुसलमान। और यहाँ एक अध्यक्ष बनाए गए, बदरुद्दीन, नाम से समझ गए हुए, मुस्लिम है, तैयब जी। बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात तो है नहीं, अच्छी बात है कि हिंदू भी बन रहे हैं, मुसलमान भी बन रहे हैं, पारसी भी बन रहे हैं, यहाँ विदेशी भी आ रहे हैं, संस्था बनाई ही विदेशी ने। यानी ऐसा दिखा दिया कि देखो कितनी यूनिटी है, और है ना बढ़िया संस्था ये, क्योंकि इसमें देखो सब धर्मों के लोग हैं, अंग्रेज भी इसमें, हिंदू भी इसमें, मुसलमान भी इसमें, तो सबको लग रहा है बहुत बढ़िया पार्टी है। अब सब जा जाके अलग अलग हिस्सों में अपने खूब सारे कार्यकर्ता बनाने लग गए, हजारों कार्यकर्ता एक ने बना डाले, फिर उसने हजारों, यानी एक बहुत बड़ा संगठन देखते देखते खड़ा हो गया, जो अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। और इसकी चौथी बैठक में एक अंग्रेज को अध्यक्ष बना दिया, जिसका नाम है जॉर्ज यूल, या यूले भी लिख देते हैं, जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले। अब इन चीजों को देख के समझ जाओ कि शुरुआत में अंग्रेजों ने कांग्रेस को जानबूझ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाने की कोशिश की जो हर इंडियन के मन में रच बस जाए कि यार वाह, संस्था हो तो ऐसी, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, इसमें ईसाई भी, अंग्रेज भी, सब है। तो देखो कितनी ताकतवर और बढ़िया संस्था है। और मन से हम यही चाहते थे पुराने लोग भी कि इंडिया एक रहे, लेकिन इसका फायदा आगे जाके अंग्रेज उठाएंगे और फिर धीरे धीरे करके इन सबके मन में ऐसा खटास का बीज बोएंगे जो आज तक भी नहीं निकला। और आज भी आप देख लो, कोई साल बीतता होगा, इस साल में भी, पिछले साल याद करो दिल्ली में याद है के लोग आज भी भरे पड़े हैं। आज 2020 में भी लोग इतने मानसिक रूप से बीमार हैं, विकार है उनको, कि अभी भी वो हिंदू मुसलमानों के लिए लड़ने मरने को तैयार। और यकीन मानो इसमें आम आदमी नहीं होता, इनको उकसाने वाले लोग, जितने बड़े नेता हैं इनके आदमी होते हैं, और जो ये गड़बड़ियां करते हैं ना, ये भी आम के नहीं, दंगे हुए थे। एक बच्चा 12 साल का घर से निकला, मुस्लिम था, दूध लेने के लिए, तो फिर 3-4 घंटे जब घर नहीं आया तो पिताजी देखने गए तो 2-3 गली छोड़ के नाले में उसका गर्दन कटी हुई पड़ी मिली थी। मतलब कितनी बेशर्मी है कि 12-12 साल के बच्चों को ये हिंदू मुसलमानों के दंगे में मारा जा रहा है। आम आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता है, सिर्फ पेड़ लोग करते हैं जो पैसे लेके और जानबूझ के धर्मों को लड़वाते हैं। अंग्रेजों ने किया ये सब, जो मन में बीज बोया ना। इस देश में 1000 साल इस्लाम धर्म चला, किसी को दिक्कत नहीं थी। 8वीं शताब्दी से इस्लाम धर्म की शुरुआत हमारे देश में हुई, 712 में पहला अटैक हुआ, 1707 तक पूरा इंडिया औरंगजेब के पास था, हमें कोई दिक्कत नहीं, जबरन भी जबरदस्ती उसने धर्म बदला, लेकिन इतनी खटास नहीं थी जितनी आज है। इन सब का बीज बोया है अंग्रेजों ने, और ये ऐसी खटास भर दी कि आज तक नहीं निकली, आजादी के 73 साल बाद। और इसका फायदा ये नेता उठाते हैं। नेता भी तो जानबूझ के उकसाते हैं। आपको क्या लगता है नेता चाहते हैं कि देश एक रहे? कभी भी नहीं। नेता हमेशा चाहते हैं हम इतने लड़े कि हमारे दिमाग का विकास ही ना हो पाए, हम आपस में इतने लड़ते रहे कि ये नेता क्या कर रहे हैं ये हमें ना दिखाई दे ना सुनाई दे, और ये टाइम पे रोटियां सेकें और फिर अपनी पुश्तों के लिए भी छोड़ जाए, और हम जैसे आम लोग न खुद ढंग से खा पाए, न खुद ढंग से जी पाए, और ऐसे ही पीड़ित अगली पीढ़ियों को भी बना जाए कि उनके दिमाग में भर जाए कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग। जब ये चीजें समझ में आएंगी ना, तब तक चीजें हाथ से निकल चुकी होंगी। तो ये थी कांग्रेस। शुरुआत का चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन फिर इसी की बदसूरती को हम आगे देखें कैसे देश के ऊपर नुकसानदायक हुआ। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने कांग्रेस की शुरुआत को पढ़ा, 57 की क्रांति का एंड हमने देखा, उसका परिणाम देखा, और इस परिणाम के बाद आज हमने देखा कि कैसे कांग्रेस की उत्पत्ति हुई। अब ये उत्पत्ति क्या काम करेगी, आगे जाके कांग्रेस में क्या कमियां दिखाई देंगी, इन सब के ऊपर अब 2-3 दिन लगातार क्लासेस चलेंगी, जो वो कांग्रेस को ही मोटो बना के पढ़ेंगे कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया। ये कांग्रेस आज की कांग्रेस नहीं है, ये ओरिजिनल कांग्रेस है, जिसने भारत की आजादी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1885 से लेकर 1915 तक, जब तक गांधी इंडिया नहीं आए ना, तब तक कांग्रेस अकेली सबसे बड़ी चीज थी। फिर गांधी आए और गांधी कांग्रेस का ही हिस्सा बने, लेकिन गांधी ने कांग्रेस का रुख बदल दिया, और फिर अगला पूरा इराक गांधीवादी युग कहलाएगा। ये कांग्रेस काल है। इसी काल का तीसरा चरण जब पढ़ेंगे तो वो गांधीवादी काल होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब कल आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक को। थैंक यू।